नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रैली के दौरान गोलीबारी की घटना सामने आई है। इस घटना के दौरान वो अपने दाएं कान के ऊपरी हिस्से पर गोली लगने से घायल हो गए। हालांकि अब वह ठीक हैं और उन्होंने अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर कहा कि एक सरसराहट की आवाज़ और गोलियों की आवाज़ सुनकर मैं तुरंत समझ गया था कि कुछ गलत हुआ है और तुरंत गोली मेरी त्वचा को छूकर निकल गई। बहुत सारा खून निकल गया था तो मुझे एहसास हुआ कि क्या कुछ हो रहा है। इस घटना पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ने सीक्रेट सर्विस और दूसरी कानूनी एजेंसियों का शुक्रिया कहा। साथ ही उन्होंने पोस्ट में लिखा कि मैं रैली में मारे गए व्यक्ति के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं और बुरी तरह घायल हुए एक अन्य व्यक्ति के परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। यह अविश्वसनीय है कि हमारे देश में इस तरह की हरकतें हो सकती हैं। शूटर के बारे में इस समय कुछ भी पता नहीं है, जो अब मर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पोस्ट के आखिर में लिखा, गॉड ब्लेस अमेरिका। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की रैली में हुई गोलीबारी की घटना पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघीय सरकार की सभी एजेंसियों ने मुझे स्थिति के बारे में पूरी जानकारी दी है। मैंने डोनाल्ड से संपर्क करने की कोशिश की, वे अपने डॉक्टरों के साथ हैं और ठीक हैं। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते, सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। मैं सीक्रेट सर्विस और राज्य एजेंसियों सहित सभी एजेंसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाइडेन ने कहा कि मूल बात यह है कि ट्रंप की रैली बिना किसी समस्या के शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की जानी चाहिए थी। अमेरिका में हुई गोलीबारी की घटना पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अपने मित्र पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले से बहुत चिंतित हूँ। घटना की कड़ी निंदा करता हूँ। राजनीति और लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिजनों, घायलों और अमेरिकी जनता के साथ हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, मैं पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से बहुत चिंतित हूँ। ऐसे कृत्यों की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। उनके शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे कल 13 जुलाई को आ चुके हैं। जहां इंडिया गठबंधन ने 10 सीटों पर जीत हासिल की, तो वहीं एनडीए के खाते में केवल 2 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। अब इन नतीजों पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी आनी जारी हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए उपचुनाव में देश की जनता ने अपना समर्थन इंडिया गठबंधन को दिया है। देवभूमि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया है। कांग्रेस और इंडिया के सभी जीते हुए प्रत्याशियों को बहुत बहुत बधाई। प्रियंका ने लिखा कि देश की जनता यह समझ चुकी है कि 100 साल पीछे और 100 साल आगे भटकाने वाली राजनीति से देश का भला नहीं होने वाला है। जनता को सकारात्मक राजनीति चाहिए जो वर्तमान को बेहतर करे और भविष्य के उज्जवल होने का स्पष्ट खाका तैयार करे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हम युवा भारत की ज़रूरतों और आकांक्षाओं के प्रति संकल्पबद्ध हैं। बिहार के पूर्णिया जिले की रुपौली विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह ने जेडीयू और आरजेडी प्रत्याशी को हराकर जीत दर्ज की है। अब निर्दलीय प्रत्याशी की जीत पर पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव ने कहा कि उपचुनाव के नतीजे देखें तो देश इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 विधानसभा चुनाव झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन जीतेगा। बिहार में जेडीयू और आरजेडी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। यहाँ एक नया रास्ता या राजनीतिक परिस्थिति पैदा हुई है। पप्पू यादव ने कहा कि मेरा मानना है कि कांग्रेस को एक अलग गठबंधन लेकर चलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि देश में इंडिया गठबंधन चुनाव जीता है। अब बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि आप लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव हारे हैं। आप 20 सालों से वहां सत्ता में थे, लेकिन आपने वहां काम नहीं किया, इसलिए लोगों में गुस्सा था और इस गुस्से का नतीजा आरजेडी उम्मीदवार पीमा भारती को भी झेलना पड़ा। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी का जो वोट है वो नीतीश कुमार के खिलाफ पड़ता है। बीजेपी का कोर वोटर नीतीश कुमार को पसंद नहीं करता, तो समझिए कि क्या संकेत हैं आने वाले समय में।
बिहार के रुपौली विधानसभा सीट पर हुआ उपचुनाव जीतने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने कहा कि यह जनता के लिए बड़ी जीत है, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं होऊंगा। उन्होंने कहा कि पहले मैं निर्वाचन क्षेत्र की सभी पंचायतों में बैठक करूंगा और फिर किसी पार्टी में शामिल होने के बारे में फैसला लूंगा। पश्चिम बंगाल में हुए उपचुनाव के परिणामों में 4 सीटें टीएमसी के जीतने पर राज्य की बीजेपी इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि जिस तरीके के परिणाम आए हैं, भाजपा को किसी बूथ में 3, किसी बूथ में 4 वोट मिले हैं। यह वोट के नाम पर जालसाजी हुई है। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी चुनाव आयोग में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी नेता ने कहा कि ऐसे चुनाव होंगे तो इसी प्रकार के परिणाम भी आएंगे। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के नतीजों को लेकर कहा जा रहा है कि बंगाल में इतिहास रचा गया है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 25 साल की मधुपूर्णा ठाकुर इस देश के इतिहास में सबसे कम उम्र की विधायक बनी हैं। उन्होंने बगदा विधानसभा उपचुनाव में अपने 50+ साल के प्रतिद्वंदियों को भारी अंतर से हराकर जीत हासिल की है। उनकी इस जीत पर कांग्रेस ने भी खुशी जाहिर करते हुए एक्स पर लिखा, बंगाल में रचा गया इतिहास, यह एक ऐसा स्वागत योग्य बदलाव है। युवा प्रमुख पदों पर आसीन होने लगे हैं। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने बताया कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार आज रविवार 14 जुलाई को खोला जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। राज्य कानून मंत्री ने कहा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर में रत्न भंडार 14 जुलाई को खोला जाएगा। इस फैसले को सरकार ने मंजूरी दे दी है। हम रत्न भंडार खोलेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे और आभूषणों की गिनती करेंगे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भाजपा और केंद्र पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि भाजपा और केंद्र की उसकी सरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिंदगी से खेल रही है, जिनका वजन 8.5 किलोग्राम कम हो गया और जेल में रहने के दौरान उनका ब्लड शुगर लेवल 5 बार 50 से नीचे चला गया। संजय सिंह ने लिखा कि केजरीवाल के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति ऐसी है कि अगर उन्हें जल्द ही जेल से बाहर नहीं लाया गया और चिकित्सा देखभाल प्रदान नहीं की गई तो उनके साथ कुछ गंभीर हो सकता है। कर्नाटक में वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम जैसी सरकारी संस्था से धन के गबन का दूसरा मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में आईडीबीआई बैंक और डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के अधिकारियों की मिली भगत से बागलकोट पर्यटन विकास समिति के धन का अवैध ट्रांसफर हुआ है। पर्यटन विभाग के एक अधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में कहा गया कि 2.63 करोड़ रुपए की धनराशि को धोखाधड़ी के इरादे से ट्रांसफर किया गया था और सरकारी धन की ठगी का सिलसिला अक्टूबर 2021 में शुरू हुआ, जब पर्यटन विभाग के खाते से 1.35 लाख रुपए लेकर पहला खाता खोला गया था। दूसरा मई 2022 में 1.01 लाख रुपए के साथ और तीसरा खाता अक्टूबर 2022 में 10.43 लाख रुपए के साथ खोला गया था। मामले को लेकर पर्यटन, विधि एवं संसदीय कार्य मंत्री एच.के. पाटिल ने कहा कि विस्तृत जांच की जा रही है और पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मामले में कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि इससे पहले महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में 88 करोड़ रुपए के अवैध ट्रांसफर का घोटाला सामने आया था और इसी मामले के सामने आने के बाद एच.के. पाटिल ने सभी पर्यटन विभाग निकायों से अपने खातों की जांच करने को कहा, जिसके बाद ये जानकारी सामने आई है। वहीं वाल्मीकि निगम घोटाले की जांच के लिए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। असम में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है, जिसकी वजह से 20 जिलों में 8.4 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और एक और व्यक्ति की मौत हो गई। शनिवार को एक आधिकारिक बुलेटिन में यह जानकारी दी गई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की दैनिक बाढ़ रिपोर्ट के अनुसार धेमाजी जिले के गोगामुख राजस्व क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हो गई और इसी के साथ इस वर्ष बाढ़, भूस्खलन, तूफान और बिजली गिरने से संबंधित घटनाओं में मरने वाले लोगों की कुल संख्या 107 हो गई है।
5 मैचों की T20 सीरीज के चौथे मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हरा दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। वहीं पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने 20 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाए। अब 153 रनों के लक्ष्य का पीछा करने मैदान में उतरी भारतीय टीम ने 15.2 ओवर में ही इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज के चौथे मैच में जीत हासिल की। आपको बता दें कि 5 मैचों की सीरीज में लगातार 3 मैच जीतकर भारत ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। वहीं जिम्बाब्वे ने सिर्फ 1 मैच जीता है और अब आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।